हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में अगर आप गौर से देखिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बेस दिख रहा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन के बारे में हम लोगों को इतना तो मालूम है ही कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और हमें ये मालूम है कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में कैसा एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन होता है। और E2 एलिमिनेशन का मतलब यह है कि एंटी एलिमिनेशन होगा। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा है कि E2 एलिमिनेशन में जो भी प्रोडक्ट मिलता तो सेट प्रोडक्ट है। E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन में मेन डिफरेंस ये होता है कि E1 एलिमिनेशन में आपको मिलता है इंटरमीडिएट। तो कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर हमें फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, और E2 एलिमिनेशन में क्या है कि इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर जो है फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। समझ के बात को? खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है इसमें बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो है ये बेस दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है जब भी हमें एलिमिनेशन करना होता है तो सबसे पहला नंबर हम उस पोजीशन को पहचानते हैं जहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में लिविंग ग्रुप जो है क्लोरीन है, और जहां पर लगा हुआ है वो अल्फा पोजीशन है। ठीक है, अल्फा पोजीशन है, और हमें पता है कि जो एलिमिनेशन होता है, ठीक है, E2 एलिमिनेशन जो है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। बोले तो क्लोरीन है तो डीहाइड्रो क्लोरिनेशन होगा। तो हमें क्या है कि बीटा पोजीशन पर जो है हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो बीटा पोजीशन पर हमने हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो ये बीटा पोजीशन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर बीटा पोजीशन ये भी हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। तो बेसिकली क्या होता है कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से क्लोरीन दोनों साथ साथ रिमूव होते हैं। ठीक है, हालांकि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा ये हम ट्रांजिशन स्टेट से भी डिसाइड कर सकते हैं। बोलिए कैसे? तो देखिए आपको क्या करना है, इस बेस के द्वारा जो है, इस बेस के द्वारा आपको इस हाइड्रोजन को निकाल लेना है। तो जब आप निकालोगे तो देखो कार्बन आयन यहाँ भी बनेगा। ठीक है, बनेगा ना। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये बेस के द्वारा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, है ना, तो कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि E2 रिएक्शन में, E2 एलिमिनेशन में जब भी हमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखना हो, है ना, ट्रांजिशन स्टेट के हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को देखना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली आपको जो है कार्बन आयन बनाना चाहिए अल्फा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल के। अब देख लीजिए दोनों कार्बन आयन में जो कार्बन आयन स्टेबल होगा वही आपको फाइनल प्रोडक्ट देने वाला है। तो देखिए अगर हम इस कार्बन आयन को कंसीडर करते हैं तो इस कार्बन आयन को लेकर ऑक्सीजन तक जो है एक लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है कि नहीं भाई? इस कार्बन आयन को भी इस ऑक्सीजन के द्वारा रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। लेकिन अगर इस कार्बन आयन के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो ये कार्बन आयन जो है लार्ज कंजुगेशन बना रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके पास, और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। समझ के बात को? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब E2 एलिमिनेशन होगा, ठीक है, कहने का मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, तो आपको जो है इस वाले साइड को चुनना चाहिए। तो जब आप इस वाले साइड को चुनेंगे यहाँ पर, तो आपको देखिए प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में जो है आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोल सकता है यहाँ पर भी तो बनेगा, तो यहाँ भी बनेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, एलिमिनेशन यहाँ भी होगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार्ज कंजुगेशन बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिएक्शन जो है ना अभी रुकेगा नहीं, वो इसलिए कि यहाँ पर देखिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक बेस है, और हमें पता है कि बेस के प्रेजेंस में देखिए ये जो कीटोन है, ये जो कीटोन है, कीटोन के ठीक बगल वाले पोजीशन पर कार्बन पर जो है ये sp3 कार्बन है, और इस sp3 कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर इस तरह का सिस्टम हो, कहने का मतलब है कि कीटोन के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो बेस के प्रेजेंस में ये टॉटोमेराइज कर सकता है। बेस के प्रेजेंस में क्या कर सकता है,
टोटोमराइज कर सकता है। तो कैसे होगा? सबसे पहले नंबर ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन को जैसे ही निकालेगा तो यहाँ पर बनाएगा कार्बन आयन, बन गया। फिर ये कार्बन आयन क्या करेगा, यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कंजुगेशन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करने से जो है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में कुछ इस तरह का O-, ठीक है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा। अब सवाल उठता है कि ये वाला प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, है ना, सवाल उठता है कि ये वाला प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अब ये देखना है कि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला है, देखिए इसको, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है फाइनल आंसर हो सकता है, हो सकता है नहीं बल्कि होगा। तो ये ऑक्साइड आयन है। ठीक है, अगर इसको प्रोटॉन दे दिया जाए तो ये जो है आपको फिनॉल के रूप में भी आंसर मिल सकता है। ठीक है बच्चों।